हेलो, नमस्कार सभी को। अपने कृषि रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 6 कर रहे हैं, अम्लीय तथा लवण प्रभावित मृदाएं। तो सबसे पहला अपना टॉपिक था अम्लीय, यानी कि मृदा अम्लीय कैसे बनती है उसकी परिभाषा हमने पढ़ी कि जिसका पीएच मान 0 से 7 होता है, या जिसमें जो H+ आयन है उनकी अधिकता हो जाती है तो उसे अम्लीय मृदा कहते हैं। उसके बाद देखा है कौन से क्षेत्रों में ये ज़्यादा पाई जाती है अम्लीय मृदा, और उसके बाद फिर ये अम्लीय मृदा के अपने प्रकार देखें। 2 प्रकार की होती है अम्लीय मृदा, एक तो जिसमें H+ आयन्स पाए जाते हैं और दूसरा जिसमें H+ आयन्स और एल्यूमिनियम आयन पाए जाते हैं। उसके बाद फिर हमने अम्लीय मृदा बनने के कारणों के बारे में देखा कि अम्लीय जो मृदा है वो किन कारणों से बन जाती है। तो उसके अंदर पहला कारण था पैतृक पदार्थ होते हैं जो जिनसे चट्टानें अगर अम्लीय हो तो वो मृदा भी अम्लीय बनेगी। दूसरा अपने देखा कि बेस का क्षीण होना, यानी कि जो बेस होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम आदि जो पदार्थ हैं वो वर्षा जल के साथ घुलकर नीचे के पैंदे में चले जाते हैं, नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं, और ऊपरी जो परत होती है वहाँ पे हाइड्रोजन्स आयन की अधिकता हो जाती है तो वो मृदा अम्लीय हो जाती है। तीसरा कारण अपने देखा कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से, जैसे अमोनिया सल्फेट है, अमोनिया नाइट्रेट है या यूरिया, इनका ज़्यादा अपने उपयोग करते हैं उर्वरक के रूप में तो भी जो मृदा है वो अम्लीय हो जाती है। तीसरा अपने चौथा कारण देखा जीवाश्म पदार्थ। अगर जीवाश्म पदार्थों का पूर्ण रूप से अपघटन होता है, विच्छेदन होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं, लेकिन अगर उनका पूर्ण रूप से विच्छेदन नहीं होता तो वो अम्ल बनाते हैं। तो अम्ल बनने से क्या होगा कि मृदा अम्लीय हो जाती है। चौथा आपने देखा जीवाश्म जो जैविक क्रिया है, सूक्ष्म जैविक क्रिया। तो सूक्ष्म जैविक क्या जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कार्बनिक क्रिया करते हैं, नाइट्रीकरण क्रिया करते हैं। तो जब ये क्रिया करते हैं, अपनी जैविक क्रिया करते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार के अम्लों का निर्माण भी करते हैं सूक्ष्म जीव। तो उन अम्लों के कारण भी जो मृदा है वो अम्लीय हो जाती है। अब मृदा अम्लीय हो गई है तो इनका फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनका पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है कि जो फसल है वो अम्लीय मृदा के अंदर ज़्यादा पैदावार होगी, या वो उनकी जो तने हैं या उनकी पत्तियां हैं वो सूख जाएंगी या मुरझा जाएंगी, या फिर वो हरी भरी रहेंगी। तो इस तरीके से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, फसल पर या पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आज अपने इस क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। तो जो पौधों पर मृदा अम्लता का जो प्रभाव है, मृदा अम्लता का जो प्रभाव है तो वो 2 तरीकों से इस पर प्रभाव पड़ता है। एक तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो अपने को सीधा स्पष्ट दिखाई देता है पेड़ पौधों पर, जैसे कि पेड़ पौधा मुरझा गया है, या फिर उसकी जो पत्तियां हैं वो सूख गई हैं, या उसकी जड़ें कमज़ोर हो गई हैं, या तना टूट गया है, जो अपने यानी कि सीधा उसको आँखों से देख सकते हैं, डायरेक्टली अपने उसको देख सकते हैं, वो तो प्रत्यक्ष। और उसके बाद दूसरा जो है वो अप्रत्यक्ष मतलब जो अपने देख नहीं सकते, जैसे कि उसके अंदर किन तत्वों की कमी हो गई है, जैसे उसमें जो आयरन है, हाइड्रोजन है, उनकी तो अधिकता हो जाती है, लेकिन जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम है वो नीचे पैंदे में बैठ जाते हैं तो उनकी वो कमी हो जाती है। तो इस तरीके से वो कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं जो अपने सीधे नहीं देख पाते। 2 प्रकार का प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष के अंदर पहला अपने को दिया है पौधों की जड़ों के ऊतकों पर H+ आयन का विषैला प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो जब अम्लीय मृदा बन जाती है तो अम्लीय मृदा अपने देखते हैं कि H+ आयन होते हैं, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनकी अधिकता हो जाती है। मृदा के ऊपरी जो कण होते हैं वहाँ पे हाइड्रोजन्स आयन आ जाते हैं जो फसल पर, जब पौधों पर विषैला प्रभाव डालते हैं। पेड़ पौधों की जो पादपों की झिल्लियाँ होती हैं, पादप झिल्ली बोलते हैं, तो उसके पर भी अम्लता का प्रभाव पड़ता है। जड़ों द्वारा बाष्मिक तथा आम्लिक अवयवों के बीच संतुलन में विघटनता पड़ जाती है, यानी कि जो बाष्मिक होते हैं, जो बेसिक होते हैं, बेस जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम जैसे धातु हैं, तत्व हैं, और जो आम्लिक मतलब जैसे हाइड्रोजन्स आयन है या एल्यूमिनियम आयन है या आयरन है, तो इनके बीच क्या होता है कि संतुलन नहीं रहता।
संतुलन क्यों नहीं रहता? क्योंकि जो ये कैल्शियम मैग्नीशियम है ये वर्षा जल के साथ घुलकर नीचे पैंदे में चले जाते हैं, नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं, तो इनकी तो कमी हो जाती है। और जो अम्ल है, अम्ल का मतलब जो हाइड्रोजन्स आयन है, ये मृदा के ऊपरी पृष्ठ पर रहते हैं, जिसके कारण इनकी जो अधिकता हो जाती है। तो एक चीज़ की कमी हो जाती है बाष्मिक की, और जो अम्लिक है उनकी वृद्धि हो जाती है, तो जिसके कारण दोनों के बीच वो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। उसके बाद चौथा कारण है इसमें प्रभाव इसका, मृदा अम्लता पौधों के एंजाइम परिवर्तनों को प्रभावित करके पौधों पर बुरा प्रभाव डालती है। एंजाइम एक विशेष पीएच पर सक्रिय होता है और पीएच में परिवर्तन होने से यह प्रभावित होता है। तो एंजाइम क्या होते हैं? एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, और ये तभी कार्य करते हैं, तभी अच्छे से कार्य करेंगे जब जो पीएच का मान है वो लगभग 7 के आसपास होता है, यानी कि उदासीन होगा तभी अच्छे से जो एंजाइम है अपना कार्य करेंगे। अगर पीएच के मान में कमी या वृद्धि होती है तो ये अपना ढंग से काम नहीं कर पाते, इनकी जो अभिक्रिया है वो प्रभावित होती है। उसके बाद अप्रत्यक्ष प्रभाव है। अप्रत्यक्ष के अंदर पोषक तत्व होती हैं, वो कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी अधिकता हो जाती है और कुछ की कमी हो जाती है। विभिन्न पोषक तत्वों जैसे फास्फोरस, तांबा तथा जिंक की पौधों को पर्याप्तता, तो ये जो है उनकी अच्छे से अपनी पर्याप्तता उसको नहीं मिल पाती। उसके बाद जो अपने पास है दूसरा, जैसे कुछ होते हैं जैसे जो अम्ल के अंदर जो होते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन है, एल्यूमिनियम है या फिर आयरन है, तो उनका क्या होता है कि उनकी मात्रा बढ़ जाती है। अम्लीय मृदा के अंदर हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, आयरन और इनकी क्या होती है कि अधिकता हो जाती है, और जो नीचे पैंदे में बैठ जाते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह है, इनकी कमी हो जाती है। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार की क्रिया करते हैं, जीवाश्म पदार्थों का अपघटन करते हैं, उनका विच्छेदन करते हैं। तो जब अम्लीय भूमि होगी तो अम्लीय भूमि होने के कारण जो सूक्ष्म जीवों का जैविक क्रिया है वो भी प्रभावित होती है, क्योंकि सूक्ष्म जीव तभी अच्छे से क्रिया कर पाते हैं जब जो मृदा का जो पीएच मान है वो 7 के लगभग होता है। जैसे एंजाइम के अंदर था कि एंजाइम तभी क्रिया करते हैं ढंग से जब मृदा उदासीन होती है या 7 के आसपास उसका पीएच मान होता है। उसी प्रकार से जो एंजाइम भी तभी क्रिया करते हैं अच्छे से जब उनका जो मृदा का जो पीएच मान है वो 7 के लगभग होता है। अगर मृदा अम्लीय होगी, अम्लीय होने का मतलब उसका जो पीएच मान है वो 7 से कम हो जाएगा, तो जिससे जो एंजाइम और जो सूक्ष्म जीव है वो अपनी जैविक क्रिया अच्छे से नहीं कर पाएंगे और इनका फसलों पर या पेड़ पौधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से ये लिखा हुआ है, जैसे अधिक मृदा अम्लता के कारण ये एल्यूमिनियम है, आयरन है, इनकी तो अधिकता हो जाती है। मृदा सूक्ष्म जीवों की लाभप्रद सक्रियता बुरी तरह प्रभावित होती है, यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाते। अम्लीय मृदा के अंदर पौधों में अनेक रोग हो जाते हैं। अधिक मृदा अम्लता के कारण जो कैल्शियम और मैग्नीशियम या पोटेशियम है इनकी कमी हो जाती है। तो ये अपना टॉपिक था कि इनका जो अम्लीय मृदा बनी उस अम्लीय मृदा का पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। 2 प्रकार का प्रभाव था, प्रत्यक्ष प्रभाव और अप्रत्यक्ष प्रभाव। प्रत्यक्ष का मतलब हो गया कि जो अपने सीधे उसको देख सकते हैं, जैसे उसकी जड़ें कमज़ोर हो गई हैं या उसकी जो तना है वो कमज़ोर हो गया या उसकी जो फूल पत्तियां हैं वो गिर गई हैं, तो इस तरीके से प्रत्यक्ष हो गया। और जो अप्रत्यक्ष था तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं उनकी या तो कमी हो जाती है या कुछ की वृद्धि हो जाती है। तो अब इनको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, ऐसा क्या किया जाए कि जो अगर जो मृदा है वो अम्लीय हो गई है तो उसको अपने सुधार कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको क्या ऐसा कुछ उसके अंदर मिलाया जाए, क्या उसमें मृदा में डाला जाए कि जो मृदा है वो अम्लीय ना हो, वापस उदासीन मृदा हो जाए। तो इसको जो अम्लीय मृदा को सुधार है तो सुधार करने के लिए उसमें सबसे जो मेन है वो चूना उसके अंदर मिलाया जाता है। चूना एक सफ़ेद रंग का होता है, जैसे अपने घरों में ज़्यादातर सफ़ेदी करते हैं तो वो उस तरीके का, तो वो चूना उसके अंदर मृदा के अंदर मिलाने से जो मृदा अम्लीय मृदा है उनमें सुधार होता है। चूना पदार्थ, चूना का 10% से अधिक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होते हैं, नहीं कैल्शियम भी होता है और मैग्नीशियम की उसके अंदर मिला हुआ होता है। और अल्प मात्रा कैल्शियम ऑक्साइड CaO तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल्ड वाइज होती है।
मुख्य चूना पदार्थ निम्नलिखित है, तो ये आपको नाम सिर्फ इसके याद रखने। कई बार पूछ लेता है कि इनके सूत्र लिखो, कैल्शियम चूना या डोलोमाइट के इनके। तो कैल्शियम चूना है तो कैल्शियम चूने को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, CaCO3। यह पिसा हुआ चूना पत्थर होता है, इसमें कैल्शियम की मात्रा मैग्नीशियम से अधिक होती है। दूसरा है डोलोमाइट, तो डोलोमाइट का सूत्र है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट है, जो मैग्नीशियम की प्रचुरता वाला पिसा हुआ चूना पत्थर होता है। उसके बाद बिना बुझा चूना, यह जला हुआ चूना होता है। चूने के पत्थर को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और CaO बचा रहता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड है वो बचा रहता है। जो चूना होता है, चूने को जलाने पर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। उसके बाद है बुझा हुआ चूना, तो जो जला हुआ चूना था उसको अगर पानी के अंदर भिगो दिया जाता है, उसमें पानी के अंदर उसको डाल दिया जाता है, तो ये बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है मार्ल, ये कोमल तथा बुरबुरा कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि मार्ल है वो भी एक कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। उसके बाद एक खड़िया, तो खड़िया का क्या सूत्र होगा, इसका भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, CaCO3। उसके बाद झोंका भट्टी धातुमल है, तो यह आयरन उद्योग का एक उत्पाद होता है जो कुछ धातुमूलों में फॉस्फोरस तथा CaO या CaOH यानी कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। यह उत्पाद क्षारीय धातुमल कहलाता है। उसके बाद अम्लीय मृदा में मिलाने पर चूने के परिवर्तन, यानी कि जब अम्लीय जो मृदा होती है उसके अंदर जब चूने को मिलाया जाता है तो क्या क्या परिवर्तन अपने को मृदा के अंदर देखने को मिलते हैं। कि जो मृदा अम्लीय होगी या अब उसके अंदर अगर चूना मिलाया जाए तो किस तरीके से मिलाया जाए, कितनी मात्रा के अंदर चूना मिलाया जाए, और चूना मिलाने से क्या कुछ परिवर्तन उस खेत के अंदर या भूमि के अंदर या मृदा के अंदर होते हैं। तो मृदा परीक्षण के आधार पर अब सबसे पहले ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी बात है कि जो मृदा है उसका परीक्षण करना ज़रूरी है। सीधा ऐसे नहीं कि अपने उसके अंदर चूना डाल देंगे। मृदा का जो लैब बनी होती है मृदा की जांच के लिए, तो उसके अंदर उस मृदा का पहले परीक्षण करवाना आवश्यक है। तो मृदा परीक्षण के आधार पर आवश्यक चूने को सही प्रकार से पीस कर मृदा की ऊपरी सतह में बिखेर कर मिला देना चाहिए। यानी कि अगर अपने को परीक्षण के अंदर ये पता लगता है कि अपनी जो मृदा है वो अम्लीय हो चुकी है, तो जो चूना होगा उसको पीस कर जो मृदा की ऊपरी सतह होगी वहाँ पर मिला देना चाहिए। वैसे तो चूने का प्रयोग कभी भी किया जा सकता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए, यानी कि चूने का अच्छे तरीके से अपनी मृदा को लाभ मिल सके, तो उसके लिए फसल की बुवाई के कुछ सप्ताह पूर्व खेत में मिलाने से अधिक लाभ मिलता है। यानी कि अगर अपने फसल काट ली है और उसके बाद उसकी बुवाई करनी है तो उससे कुछ सप्ताह पहले उसके अंदर मिला देना चाहिए। अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होना आवश्यक है। तो आपने देखा था कि जो मृदा अगर उसके अंदर नमी होगी तो फिर ये चूना अच्छे से उसके अंदर मिल जाता है। साधारणतः प्रत्येक 5 वर्ष के बाद मृदा परीक्षण करके चूने का प्रयोग करते हैं। मृदा में चूना मिलाने पर 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अब इसके बाद अभिक्रिया हैं, तो अभिक्रिया ढंग से देखनी है। 2 तरीके की अभिक्रिया होती है। जब अपने चूने को मृदा के अंदर, अम्लीय मृदा के अंदर मिलाते हैं, 2 प्रकार की अभिक्रिया अपने को देखने को मिलती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, इनको अच्छे से समझना है अपने को। सबसे पहले तो अपने पे है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिली, तो ये आपको याद करो। जब अपने कार्बोहाइड्रेट की जीवाश्म पदार्थ के अंदर पढ़ा था कि जब ये पूर्ण रूप से अपघटित होती हैं तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो उसी के अंदर जब चूना किसी भी रूप का मतलब ऑक्साइड अब समझ जाना है। यहाँ से ऑक्साइड का जब ऑक्साइड लिखा है तो इसका मतलब Ca के साथ O आएगा, CaO। हाइड्रोक्साइड लिखा है तो इसका समझ जाना है आपको कि Ca के साथ OH की होल्ड वाइज आएगी, यानी कि OH कोष्टक के बाहर 2 लगाना है। या कार्बोनेट है तो कार्बोनेट का मतलब CaCO3। अम्लीय मृदा में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, जिससे अम्लता कम हो जाती है। यानी कि जो हाइड्रोजन आयन थे वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके
जो बाइकार्बोनेट के अंदर बदल जाते हैं, जिससे अम्लीयता कम होती है। प्रतिक्रिया यानी कि जो इनकी अभिक्रिया है वो निम्न प्रकार से है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्या लिखा है, ऑक्साइड के साथ भी अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोक्साइड के साथ भी और कार्बोनेट के साथ भी। तो यहाँ पे पहले क्या आ गई है, ऑक्साइड यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो ये सूत्र है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का CaOH की होल्ड वाइज, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करेगा। कौन मिलेगा, पहला जो इसमें लिखा है देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ जो कि मृदा के अंदर होता है, तो वो अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद दूसरे की जो अभिक्रिया है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो अभिक्रिया है वो कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिल जो अम्ल है, तो कार्बोनिल अम्ल भी अपने पढ़ा था जीवाश्म पदार्थ के अंदर कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त अवस्था में प्राप्त हुई थी, जल भी मुक्त अवस्था के अंदर प्राप्त हुआ था जीवाश्म पदार्थों के अपघटन के अंदर। जब उन दोनों की अपनी अभिक्रिया देखी थी तो वो क्या बन रहा था, कार्बनिक अम्ल बन रहा था। ठीक है, जिसके अंदर अपने पढ़ा था ना अम्लीय मृदा का अम्लीय बनना है, यानी कि जो मृदा है वो अम्लीय कैसे बनती है, तो उसके अंदर अपना टॉपिक था जीवाश्म पदार्थ वाला। तो उसके अंदर अपने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की जब आपस में अभिक्रिया होती है तो कार्बनिक अम्ल बनता है। तो ये जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और साथ में जल का निर्माण हो जाता है यानी कि H2O। तो यहाँ से देखना है, ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 की होल्ड वाइज और साथ में 2 अणु जल के, किसके साथ अभिक्रिया करवाने पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बनिक अम्ल। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसके अंदर आपने पढ़ा था कि तीनों के साथ अभिक्रिया होगी, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसकी अभिक्रिया भी कार्बनिक अम्ल के साथ होगी, कार्बनिल अम्ल, तो उसके साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे भी ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करेगा। देखो यहाँ पे इसको देखना है, ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, हाइड्रोक्साइड के साथ, कार्बोनेट के साथ, किसका निर्माण होगा, बाइकार्बोनेट का। बाइकार्बोनेट किसके साथ, कैल्शियम के साथ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये तो इसकी पहली प्रकार की अभिक्रिया थी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। उसके बाद आता है मृदा कोलाइड के साथ अभिक्रिया। मृदा कोलाइड, पहले अपने को ध्यान होना चाहिए कि मृदा कोलाइड्स क्या होते हैं। मृदा कोलाइड का मतलब कि मृदा के बिल्कुल संकीर्ण कण होते हैं, बिल्कुल बारीक कण होते हैं, बिल्कुल महीन कण होते हैं जिन पे ऋणावेश होता है। कोलाइडों पर ऋण आवेश होता है। अब ऋण आवेश होने के कारण वो अपनी ओर धनायनों को आकर्षित करते हैं। तो जब मृदा अम्लीय बनी थी तब अपने देखा था कि मृदा के ऊपरी परतों पर कैल्शियम या मैग्नीशियम तत्व होते हैं जो हाइड्रोजन के द्वारा उनको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, वहाँ से उसको हटा दिया जाता है। हटाने के बाद जो वो कैल्शियम थे वो मृदा के नीचे के पेंदों में चले जाते हैं। अब जब उसमें चूना मिलाया जाएगा, चूना मिलाने का मतलब या तो उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाएगा या कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाएगा, यानी कि कैल्शियम की मात्रा उसके अंदर वापस मिला दी जाएगी। जब कैल्शियम की मात्रा उसके अंदर वापस मिलाएंगे तो वो हाइड्रोजनों को वहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा। जो क्ले मृदा थी, क्ले सॉइल थी, उनके ऊपर जो अधिशोषित हुए थे हाइड्रोजन आयन उनको वापस वहाँ से हटा देगा और उनकी जगह पे खुद कैल्शियम आ जाता है। तो कैल्शियम या मैग्नीशियम वापस आने से क्या होगा, जो अम्लीय मृदा थी वो समाप्त हो जाती है। मृदा में चूना मिलाने पर कैल्शियम आयन कोलाइडी कणों पर अधिशोषित का मतलब उसके ऊपर आ जाते हैं और हाइड्रोजन आयन जो उन अम्लीय मृदा के अंदर आ गए थे उनको वहाँ से हटा देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे अम्लता कम अथवा समाप्त हो जाती है, जैसा कि निम्नलिखित समीकरणों में दर्शाया गया है। तो ये अभिक्रियाएं, ये भी अपने को अच्छे से देखनी है इनको भी कि किस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे देखो कौन सी मृदा है, ये अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन उनके ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं। अपने पीछे टॉपिक कर चुके हैं ना कि अम्लीय मृदा जब बनी थी तो वो मृदा के ऊपर हाइड्रोजन आयन आ जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन जब उसके ऊपर मृदा के ऊपर होंगे तो इसका मतलब ये अम्लीय मृदा है।
किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, कैल्शियम के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अब यहाँ पे जो ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम क्या करेगा, इन हाइड्रोजन को यहाँ से भगा देगा, इनका प्रतिस्थापन हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएंगे, ये दोनों हट के क्या करेंगे, ये दोनों हट के इसके साथ लग जाएंगे, इसके साथ मिलके ये तो कर लेगा जल का निर्माण, OH यहाँ पे है और 2H यहाँ पे है, ये दोनों मिलके तो H2O का निर्माण कर देंगे। और ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम क्या करेगा, वापिस यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से दिखा दिया कि जो क्लेम सॉइल थी, मृदा थी, वहाँ पे कैल्शियम तो आगे, और जो ये OH और ये दोनों H आपस में मिलके क्या बना देंगे, जल के अणु का निर्माण कर देंगे। उस प्रकार से दूसरी अभिक्रिया अगर अपने देखें तो वो सेम ही उसी तरीके से है जैसे इसमें बताया कि जो मृदा होगी, अम्लीय मृदा होगी, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन्स आयन पे होते हैं, हाइड्रोजन्स आयन होते हैं, तो ये मृदा कौन सी होगी, अम्लीय। अभी यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया इसके साथ जब करवाएंगे तो ये क्या करेगा, ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम वापस इनको यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा, हटा देगा। हटाने से क्या होगा कि यहाँ पे मुक्त अवस्था के अंदर हो जाएगा, ये कोलाइडी कण है, कोलाइडी कण अब यहाँ से ये तो हट गए, तो इनकी जगह पे ये कैल्शियम आ जाता है और ये वापस इसके साथ आ जाएगा, यानी कि यहाँ से जो हाइड्रोजन हटके इसके साथ लग जाएंगे कैल्शियम की जगह पे, और ये जो कैल्शियम है वो इसकी जगह पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, जल का अणु बन जाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। उसके बाद इसकी आगे वाली अभिक्रिया अगर अपने देखें तो वो सेम ही है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया करवानी है। तो ये कैल्शियम क्या होगा, ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम इनकी जगह पे आ जाएगा वापस, और यहाँ से हाइड्रोजन है, इनको क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होने से इनके साथ अभिक्रिया कर लेंगे और कैल्शियम इनकी जगह पे आ जाएगा। तो ये अभिक्रिया इस तरीके से पूर्ण होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल आ जाएगा। उसके बाद ये लास्ट है, इसी प्रकार से ये भी ध्यान में रखनी है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट अपने इसके अंदर पड़ा था डोलोमाइट में। ठीक है, ये डोलोमाइट, जब इसके अंदर डोलोमाइट भी क्या है, चूने का एक प्रकार ही है, तो जब ये मिलाया जाता है उसके अंदर तो यहाँ से हाइड्रोजन्स आयन यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएंगे और इनकी जगह पे क्या आ जाएगा, अब इनकी जगह पे ये कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों आ जाएंगे। तो ये जो हाइड्रोजन है ये तो हट जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे, इसके साथ आ जाएगा, और कैल्शियम मैग्नीशियम वापस मृदा के ऊपरी जो पृष्ठ है उस पर अधिशोषित हो जाएंगे, उस पर धारण हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया, यहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम आ जाएंगे और ये जो दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हटे थे, हाइड्रोजन हटके इनके साथ अभिक्रिया करके जल का निर्माण कर देगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो जाएगा। अब इसके अंदर जब चूना मिला दिया जाता है, मृदा के अंदर चूना मिलाने से क्या होगा, जो अम्लीय मृदा थी उसके अंदर सुधार हो जाता है। तो अब जो चूना मिलाया है वो चूना मृदा पर क्या प्रभाव डालता है, पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव डालता है। जैसे अम्ल थे, अम्ल प्रभाव डाल रहे थे, उसी प्रकार से चूना भी इस पर प्रभाव डालता है। तो चूना डालने से जो भारी मिट्टियाँ बन जाती थी वो क्या हो जाएंगी, दानेदार हो जाएंगी। अब मिट्टी दानेदार होगी तो उसके अंदर जो पानी की मात्रा है, पानी सोखने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, चूना डालने से भारी मिट्टियों की संरचना दानेदार हो जाती है, स्थूल घनत्व घटाकर उसकी अंत्य संपंदन क्षमता यानी कि पानी सोखने की क्षमता है, पानी धारण करने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। मृदा अपर्दन यानी कि मृदा का कटाव नहीं होता, पौधों की अच्छी वृद्धि होती है। मृदा में वायु एवं जल संचार में सुधार होता है, यानी कि दानेदार हो गई है तो उसके अंदर जल भी अच्छे से सोख लेगी, वायु का भी आदान प्रदान अच्छे से होगा। हाइड्रोजन आयन उनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि जो अम्लीय मृदा थी उनमें सुधार हो गया तो वो H+ आयन की कमी हो जाएगी। OH आयन का सांद्रण बढ़ जाता है, pH के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि जो अम्लीय मृदा है तो उसका मान 7 से कम हो जाता है, तो यहाँ पे उसका मान वापस वृद्धि हो जाती है। आयरन और एल्यूमिनियम है, इनकी जो विलयता है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये अम्लता बढ़ाते हैं, लेकिन जब अम्लता अब कम हो जाएगी चूना मिलाने से तो इनकी मात्रा है वो भी कम हो जाएगी। और कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है उनकी मात्रा वापस से बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, विनिमय या कैल्शियम मैग्नीशियम बढ़ जाते हैं और चूना पोटेशियम को पौधों के पोषण में अधिक प्रभावशाली बनाता है। जो चूना होता है वो पोटेशियम पदार्थों को जो उसकी प्रभावशीलता है वो बढ़ा देता है। चूना कार्बनिक पदार्थ का अपघटन शीघ्र कराकर नाइट्रेट की प्राप्तता को बढ़ाता है, लेकिन जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका अपघटन जल्दी से हो जाता है और नाइट्रोजन पौधों को प्राप्त होती है।
अम्लीय मृदाओं में चूना देने से मृदा सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है और जो सूक्ष्म जीव थे उनकी क्रिया प्रभावित हुई थी। तो चूना मिलाने से मृदा जो अम्लीय मृदा थी उनमें सुधार हो गया, तो सूक्ष्म जीव भी अपनी जो क्रिया है वो अच्छे से करने लग जाते हैं। तो बैक्टीरिया है उनकी गति भी बढ़ जाती है, उनका जो क्रिया करने की, जो विच्छेदन करने की जो क्रिया है उनके अंदर बढ़ोतरी होती है। अमीनीकरण, अमोनीकरण और सल्फर ऑक्सीकरण की गति बढ़ जाती है। चूना नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा नाइट्रीकरण की गति को भी बढ़ावा देते हैं। तो इस तरीके से चूना मिलाने से जो मृदा में काफ़ी सुधार हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।